रविदास महाराज के गुरु घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे संत जो समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, आपको भी हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। आप सभी को जय भीम करते हैं। साथियों, अधिकांश बातें आपको चौहान साहब ने बता दी हैं। मैं तो सिर्फ 2-4 मिनट में कुछ मोटी मोटी बातें करना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में किस तरीके से कहते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक बात कही जाती है, एक समय आ गया है कि करो या मरो। एक समय आ गया है, करो या, आपके तरफ भी बोलते होंगे ऐसा कुछ, करो या मरो। क्योंकि यह पीढ़ी अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। ये जो जनरेशन चल रही है, ये अब तक की सबसे संपन्न पीढ़ी है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से, रोजगार के हिसाब से, सभी हिसाब से ये सबसे संपन्न पीढ़ी है। ये पीढ़ी ना तो बाबा साहब को मिली, ना साहब कांशीराम को मिली। अगर ये पीढ़ी, जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जनरेशन, अगर ये पीढ़ी बाबा साहब या साहब कांशीराम को मिल जाती तो बात कुछ और होती। क्यों साहब? ये बात बहुत आगे बढ़ जाती, लेकिन उनको नहीं मिल पाई। अब जब ये पीढ़ी इस स्थिति में पहुंची है तो हमारे पास वे लोग नहीं हैं। लेकिन ये ड्यूटी बनती है कि हम इस पीढ़ी का सदुपयोग करें और आगे अपनी पीढ़ी का गुलाम बनाने से रोकें। अगर हम लोगों ने सदुपयोग नहीं किया इस पीढ़ी का, तो हमारी अगली पीढ़ी गुलाम बननी तय है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए जो विरोधी लोग हैं, वो इस पीढ़ी की शिक्षा और रोजगार को छीन करके परमानेंट गुलाम बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उनको पता है अगर शिक्षा छीन ली जाएगी तो फिर इनके पास में सवाल नहीं रहेंगे, ये विवेक खत्म हो जाएगा, गुलामी निश्चित है। तो रोजगार छीनना, शिक्षा छीनना उनका ये प्रोग्राम है। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि भाई, जो कई लाख लोग इस मूवमेंट और समाज को लेकर के चिंतित हैं, इन कई लाख लोगों को इकट्ठा किया जाए और ये बात आगे बढ़ाई जाए। करो और मरो की स्थिति है, इससे अच्छा है कि कुछ करके मरेंगे। ऐसे ही गुलामी को स्वीकार कर लें, वह उचित नहीं है। इसलिए ये कार्यक्रम 27 अप्रैल को लखनऊ में केसर बाग जो बस अड्डा है लखनऊ का, वहां पर गांधी ऑडिटोरियम पड़ता है शहीद पार्क के सामने, वहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लगभग 11 स्टेट के लोग वहां पर रहेंगे। तो हम आपको आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हैं आपके बीच में। रही बात महापुरुषों के इस कारवां की, हमारे बीच में सबसे आखिर में जो हमारे बीच से जो महापुरुष गए हैं, वो आपके पंजाब में पैदा होने वाले मान्यवर साहब कांशीराम गए हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि अगर आप त्याग करते हैं और आप संघर्ष करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब ने अधिकार दिला करके, गुलामी से निकाल करके हमको अधिकार दिलाए और वोट का अधिकार दिलाया, और साहब कांशीराम ने उसका सदुपयोग करके इस देश की सत्ता तक भी पहुंचाया। इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। कोई लोग, आप समझते होंगे, जब बाबा साहब को फाइल फेंक करके मार दी थी बड़ौदा के अंदर, तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके बाबा साहब ने कहा कि मैं इस समाज को अधिकार दिलाऊंगा। अकेले बाबा साहब को पता थी और किसी को नहीं पता थी कि अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन अधिकार मिले। ऐसे ही जब साहब कांशीराम साइकिल पर चल करके आए तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के लोगों, आपने मेरी बात मान ली तो मैं आपको सत्ता तक पहुंचा दूंगा। किसी को यकीन नहीं था कि राजा भी बना जा सकता है, लेकिन अकेले साहब कांशीराम को पता था कि राजा बना जा सकता है, और साहब कांशीराम ने राजा बनाने का काम किया, जगह जगह MP MLA जिताने का काम किया। इसलिए हमने ये कमिटमेंट किया है अपने आप से कि साहब कांशीराम, अगर आपने टूटी चप्पल पहन करके, बिना मडगाड़ की साइकिल पे चल करके, अब मुर्दों के फटे हुए कपड़े पहन करके, आपने शमशान घाट से कपड़े खरीद करके पैसे के अभाव में, अगर इतनी विषम परिस्थिति में आप हमें CM बना के दे सकते हो,
तो आज तो ये पीढ़ी साधन संपन्न पीढ़ी है। तो हमने भी ये तय किया है कि साहब अगर आपने सीएम दिया है तो हम आपको पीएम बना करके देंगे। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। लगभग 22 साल से मैं इस मूवमेंट में लगा हुआ हूं। 2003 से काम करते हुए आज की जो समय है साथ 2025 है। लगभग 22 साल से इस मूवमेंट में मैं काम कर रहा हूं। इसमें काफी उठापटक भी हुई, आपको चौहान साहब ने बताई, बहन जी ने भी हमको पार्टी से बाहर निकाला, लेकिन हमने फिर भी कहा कि ये मिशन मूवमेंट है, हम इस मूवमेंट के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। हमें ना एमपी बनना है ना एमएलए बनना है। जो लोग एमपी एमएलए बनना चाहते थे, हो सकता है वो किसी दूसरी पार्टी में जाकर के एमपी एमएलए बन जाएं, लेकिन उनकी जिंदगी 5 साल से ज्यादा नहीं होती। जैसे वो उनका पद हटता है उसके बाद उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए हमने सोचा कि एमपी एमएलए बनना जरूरी नहीं है, बल्कि साहब कांशीराम का ये कारवां आगे बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम आपके बीच में हैं, तो हम आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी साथी जो है यहाँ पर आप लोग पहुंचे हैं। हम यहाँ पंजाब में हम कई दिन और रहेंगे। मैं तो बताता रहता हूँ कि साहब कांशीराम की जब परिनिर्वाण हुआ था, जब साहब कांशीराम की अस्थियां जब बची थी, उनका अंतिम संस्कार होने के बाद, तो उस समय मैं उनकी अस्थियों का केयर टेकर रहा था। मैंने उनकी राख को रखवाली रहा था। तो तभी मैंने ये कसम खाई थी कि साहब कांशीराम, मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, ना कभी शादी करूंगा, ना घर वापस जाऊंगा, ना धन संचय करूंगा, आपके इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। आपने सीएम दिया तो हम पीएम देंगे। तो ये काम निरंतर चलता रहना चाहिए। आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। कभी हमारे एमपी एमएलए हर जगह निकला करते थे, आज हम यूपी में भी एमपी एमएलए नहीं निकाल पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो साहब कांशीराम ने गुलदस्ता बनाया था सभी बिरादरी के लोगों का, सभी समाज के लोगों का भाईचारा बनाया था, वो धीरे धीरे हमारा टूट गया। और जो हमारे इसको जरा बंद कर देना, इसको, धूप को। और जो हमारे जो लोग वाम सेफ के थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो जो है बैठ गए अपने घर पे। तो उन लोगों को हम फिर से इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि एक केमिस्ट्री है, साइंस में पढ़ाया जाता है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, वो अपना रूप चेंज करती है। और ऊर्जा कहते किसे हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास ऊर्जा नहीं है। अगर हम एमपी एमएलए नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारे पास उस नेचर की ऊर्जा नहीं है। अगर हमको एमपी एमएलए निकालने हैं, सरकार बनानी है, तो हमें उस नेचर की ऊर्जा हमारे पास होनी चाहिए। तो हमको उस पर काम करना है, क्योंकि साहब कांशीराम साइंटिस्ट थे। एक एक चीज को वो बहुत साइंटिफिक तरीके से तय करते थे। तो हमने सोचा कि लाखों लोग जो हैं इस देश में, लगभग 9 लाख लोग जो अलग अलग बिखरे हुए हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, जिससे कि एक ऊर्जा का निर्माण हो सके और फिर उस ऊर्जा का सदुपयोग करके सत्ता की तरफ मूव किया जाएगा। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ये अप्रैल के अंदर 27 अप्रैल का लखनऊ में कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम अक्टूबर के महीने में फिर 5000 लोगों का कार्यक्रम हम जो है दिल्ली में करेंगे, तालकटोरा स्टेडियम में। फिर 25,000 लोगों का कार्यक्रम हम नागपुर मिडिल इंडिया में करेंगे। इस प्रकार से ये काम करेंगे और इसके साथ साथ हम बोलते हुए चलेंगे कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी रहेगी। हमको जो जिताना है, हमको जो मजबूत करना है, हमें जो राजनीतिक रूप से मजबूत करना है, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी रहेगा। क्यों देगी? हमारा चुनाव चिन्ह हाथी रहेगा। हमें किसी भी कीमत पे हाथी को बचाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर हाथी चला गया, एक समय आरपीआई के समय हाथी चला गया था, तो साहब कांशीराम ने कहा था कि यह हाथी चला गया था, जंगल में चला गया था, बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढ के लाया हूं मैं। साहब कांशीराम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे इस हाथी को, क्योंकि आरपीआई के हाथ से यह हाथी चला गया था। ये हाथी जो है आरपीआई के हाथ से चला गया था। तो साहब कांशीराम ने चुनाव आयोग में कहा कि भाई ये हाथी मैं चाहता हूं, मेरे पास इतने इतने वोट
इन इन स्टेट्स में हैं, तो साहब कांशीराम को फिर हाथी अलॉट किया गया। अब क्या है, अगर ये हाथी हमारे हाथ से चला गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कह दिया है अब कोई भी लिविंग बॉडी, जीवित प्राणी एज ए चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। इसका मतलब आगे अगर ये हाथी हमारे हाथ से चला गया तो हमें आगे हाथी मिलने वाला नहीं है। अगर बच सकता है तो यही बचाना पड़ेगा। इसलिए हमको हाथी को बचाना है, इस मूवमेंट को बचाना है, साहब कांशीराम की धरोहर को बचाना है, इस कर्मा को बचाना है, और सभी समाज में भाईचारा बना करके इस देश को भी बचाना होगा, वरना यह देश मिट्टी में मिलने की संभावना है। आप जानते हो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आप जानते हो पहली से लेकर के 10वीं तक 9वीं क्लास तक ये नियम बना दिया कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसका मतलब बच्चे का बेस कमजोर कर दो, 10वीं 12वीं के एग्जाम में जाके बच्चे आपके फेल हो जाएंगे 90%। तो उनकी ये जो मेंटल लेवल है उसको कम करने का इनका प्रयास है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसमें डॉक्टर्स लोग भी रहेंगे इस कार्यक्रम में, इंजीनियर लोग भी रहेंगे इसमें, प्रोफेसर लोग भी रहेंगे इसमें, टीचर लोग भी रहेंगे इसमें, मास्टर लोग भी रहेंगे इसमें, वकील साथी भी लोग रहेंगे इसमें, आईएएस आईपीएस पीसीएस, और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम की पाठशाला में तैयार होने वाले तमाम सांसद और विधायक जो रहे हैं, अब तो कोई है ही नहीं, जो रहे हैं पूर्व, वो सारे वहां पर, उनको हम सबको इनवाइट करेंगे और बड़ी मात्रा में वहां पे आपको लोग मिलेंगे। तो हम आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई सवाल हो किसी साथी का हम पूछ सकते हैं। आपने हमें बैठने की जगह दी, आप कोई सवाल चाहो आप पूछ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संत जी जो हमारे यहाँ पर बैठे हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, बाबा साहब का रास्ता दिखाना, भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाना और संत गुरु रविदास महाराज का रास्ता दिखाना, इसके लिए हमें संत जी के भी हम ऋणी रहेंगे। आप समाज में आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं, इसमें हम आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और जो है अध्यक्ष जी ने, सभी लोगों ने, और बूढ़ा साहब, चौहान साहब, आप सभी साथियों का हम धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हो। हम आपको आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैट्रिक MBA वगैरह उन्होंने तो आप कह दो भी बुद्धिमान नहीं, ਜਿਹੜੇ IAS अफसर होते बड़े DC बन गए, कमिश्नर बन गए, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ मर्डर कमीशन, मैं पेपर पढ़े, मेरे को 9 रखे सी, चाहे वो विरोधी भी सी सियासतदान, उन्होंने भी ये शलाघा की भी इदा का सियासतदान दुनिया च लामिसाल वा जी, क्योंकि असी अपने स्वार्थ तो सारे ही निजी स्वार्थ आ, मैं MLA बन जाऊँ, मैं आ बन जाऊँ, वह कोई मनोरथ नहीं सी। वह मोड़ सीगा कि स्वै मारना इंसान इतने असी बाकियों को जिंदगी जीए, पर अज जो कुछ है वो दुख थोड़े सामने, जितनी हवा चलती वो तुर पैंदी है। मैनू मैं अपनी निजी मेरा विचार है, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ जी जाता है तो आम जनमानस भी भटक जाता है, ये आपकी बात सही है। लेकिन अगर बुद्धिजीवी भटक गया तो उन आम जनमानस को बचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति फिर आता है, ये नियम है। भटक तो बाबा साहब के बाद बहुत लोग गए थे, लेकिन उसके बाद
इस समाज को, इस मूवमेंट को बचाने के लिए फिर साहब कांशीराम भी हमारे बीच में आए। इससे पहले कितने लोगों ने दावा पेश किया था कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरे दुश्मन के खेमे में जाके बैठ गए। उसके बावजूद फिर साहब कांशीराम भी आए। इसलिए जो दर्द आपका है वो हमारा भी है। ये लोग गलत रास्ते पे हैं, कुछ लोग, उनसे उम्मीद तो ये की थी कि वो समाज को संवारने का काम करेंगे, संभालने का काम करेंगे, लेकिन वो खुद ही दूसरे गलत रास्ते पर चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं है कि अगर वो गलत रास्ते पर चले गए तो हम लोग काम करना बंद कर देंगे। वो गलत रास्ते पर जाते हैं, जाने देंगे उनको, लेकिन हम बचे हुए समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसलिए उसी संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। और एक दिन उनको भी लगेगा कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो वो जब वापस आएंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। तो हमको लगातार लगे रहना है। जब बाबा साहब के बाद साहब कांशीराम आके इस कारवां को बचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अब कोई कांशीराम नहीं आएगा। हो सकता है कोई किसी न किसी रूप में फिर से इस समाज को, इस मूवमेंट को बचाने के लिए फिर से आएगा। ये धरती पे ऐसा आना जाना लगा रहा है। गलत लोग भी आते रहते हैं, अच्छे लोग भी आते रहते हैं। ये जो कर रहे हैं इनको करने देंगे, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं उनको बचाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे।